हर रोज सुबह जब हम घर से निकलते हैं तो अगर ट्रैफिक बिना किसी रुकावट के चल रहा हो या फिर भारी बारिश के मौसम में भी शहर की मुख्य सड़कें एकदम सूखी मिले, तो अक्सर हमारा ध्यान इस बात पर जाता ही नहीं है कि इन सब के पीछे असल में चल क्या रहा है। बिल्कुल हम बस उन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सही कहा। वो शानदार हाईवे, ऊंचे पुल और जमीन के नीचे बिछा हुआ ड्रेनेज का पूरा जाल, इन कंक्रीट और डामर के ढांचों की नींव में एक ऐसा डिजिटल ब्लूप्रिंट छिपा होता है जो हमारे आसपास के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आकार देता है। और आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य विषय है वो इसी ब्लूप्रिंट पर आधारित है। आज हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च का स्टैक है उसका मुख्य विषय है द ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोग्रेस, इंजीनियरिंग विद सिविल 3D। आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन ये समझना है कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जिसे इंडस्ट्री में BIM या BIM कहा जाता है, और ये जो नए इंटेलिजेंट डिजिटल वर्कफ्लो हैं, ये कैसे किसी भी प्रोजेक्ट में एकदम सटीक परिणाम लाते हैं। मतलब ऑटोडेस्क का सिविल 3D सॉफ्टवेयर किस तरह सिविल इंजीनियरिंग की इस पूरी दुनिया को बदल कर रख दे रहा है, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि समय की सबसे बड़ी मांग वाला विषय है, क्योंकि आज की दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग जिस तेजी से बढ़ रही है, वहाँ ऐसी तकनीक सिर्फ एक सुविधा नहीं रह गई है, एक जरूरत बन गई है। बिल्कुल एक बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है। देखिए, जब कोई नया हाईवे बनता है या किसी नए शहरी इलाके का विकास होता है, तो वो केवल मिट्टी और कंक्रीट का काम नहीं होता। उसमें पानी की निकासी, जमीन का प्राकृतिक ढलान, पर्यावरण के मानक, ये सब बहुत बारीकी से शामिल होते हैं। जो आर्टिकल्स हम आज देख रहे हैं उनमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि इतने जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए अब इंटेलिजेंट डिजिटल वर्कफ्लो ही एकमात्र रास्ता है। यानी वो पुराने तरीके अब काम नहीं आएंगे। एकदम सही। ये नए मॉडल केवल चित्र नहीं बनाते, बल्कि डेटा के आधार पर काम करते हैं, जो न सिर्फ सटीकता बढ़ाते हैं बल्कि अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल को भी एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। अगर पारंपरिक डिजाइन और आज के इन आधुनिक डिजाइन्स की तुलना की जाए तो एक जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। पहले के समय में ड्राफ्टिंग का मतलब होता था बड़े बड़े नीले कागजों पर सफेद रेखाएं खींचना। फिर जब कंप्यूटर आए तो वही रेखाएं स्क्रीन पर आ गईं। लेकिन थी तो वो सिर्फ रेखाएं ही ना। एग्जैक्टली, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था। लेकिन हमारे नोट्स में सिविल 3D की एक सबसे बड़ी ताकत का जिक्र बार बार हुआ है, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडलिंग। ये इसका सबसे अहम हिस्सा है। इसका मतलब ये बताया गया है कि डिजाइन के सभी तत्व जैसे अलाइनमेंट, प्रोफाइल और सरफेस आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। इसे अगर आसान तरीके से समझा जाए तो मैं कहूंगा कि ये किसी डोमिनोज के खेल या एक इंटरकनेक्टेड पजल जैसा है। वो कैसे? मतलब अगर किसी डिजाइनर ने सड़क के एक मोड़ को थोड़ा सा भी बदला तो उससे जुड़ी हर चीज, जैसे उसका स्लोप या ड्रेनेज, वो अपने आप अपडेट हो जाती है। ये तो किसी जादुई प्रक्रिया की तरह लगता है। जादू तो लगता है, लेकिन असल में ये बहुत ही उच्च स्तर का गणित और डेटा लिंकिंग है। और दिलचस्प बात यह है कि इस डायनामिक इंटरकनेक्शन का असल प्रभाव कंस्ट्रक्शन की दुनिया में बहुत गहरा होता है। वो किस तरह से? पारंपरिक तरीकों के बारे में सोचिए। जब भी डिजाइन में कोई छोटा सा बदलाव होता था, मान लीजिए किसी कारण से सड़क की दिशा 10 मीटर खिसकानी पड़ गई, तो पूरा नक्शा दोबारा बनाना पड़ता होगा। बिल्कुल। इंजीनियरों को दर्जनों पन्नों के नक्शे मैन्युअली दोबारा बनाने पड़ते थे। हर क्रॉस सेक्शन को दोबारा जांचना पड़ता था। इसमें मानवीय गलतियों की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती थी। हाँ, कोई एक लाइन छूट गई तो पूरा हिसाब बिगड़ जाएगा। सही कहा। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में क्योंकि हर चीज एक ऑब्जेक्ट है और दूसरे ऑब्जेक्ट से डेटा के जरिए जुड़ी है, मैनुअल रिविजन्स लगभग खत्म हो जाते हैं। जब प्रोजेक्ट में ऐसी गलतियां या तालमेल की कमी नहीं होती तो दक्षता अपने आप बढ़ जाती है। मतलब डिजाइन का पूरा नजरिया ही बदल गया है। हाँ, अब डेटा डिजाइन का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि अब डेटा ही डिजाइन है। ये सच में काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब अगर हम इस ब्लूप्रिंट के अगले अहम हिस्से की तरफ बढ़ें तो वो है जमीन को समझना। टेरेन एनालिसिस। हमारे स्रोत में सरफेस मॉडलिंग और टेरेन एनालिसिस पर बहुत जोर दिया गया है। जाहिर है कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हवा में तो नहीं बन सकता, उसे जमीन पर ही टिकना है। बिल्कुल। यहाँ मुझे एक बहुत ही दिलचस्प टर्म पढ़ने को मिला, पॉइंट क्लाउड्स।
रुकिए, पॉइंट क्लाउड्स यानी लेजर स्कैनिंग या ड्रोन से मिला वो डेटा जो जमीन के हर एक कण का 3D मैप बना देता है, सही? बिल्कुल सही पकड़ा। पुराने जमाने में सर्वे करने वाले लोग जमीन पर जाकर कुछ 100 या 1000 पॉइंट्स नापते थे। वो ट्राइपॉड जैसी मशीन लगाकर? हाँ, टोटल स्टेशन कहते हैं उसे। लेकिन आज लेजर स्कैनिंग और ड्रोन की मदद से कुछ ही घंटों में लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिन्हें हम पॉइंट क्लाउड कहते हैं। बाप रे, करोड़ों पॉइंट्स! हाँ, और सॉफ्टवेयर इस विशाल डेटा का इस्तेमाल करके एकदम सटीक डिजिटल टेरेन मॉडल बनाता है। इसमें जमीन का ढलान, उसकी ऊंचाई और प्राकृतिक बनावट का बहुत ही सटीक विश्लेषण शामिल होता है। और यही पर सबसे महत्वपूर्ण चीज सामने आती है जिसका जिक्र इन आर्टिकल्स में है, कट एंड फिल कैलकुलेशन। ये बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है। हाँ, जब किसी ऊबड़-खाबड़ जमीन को समतल करना होता है तो ये हिसाब लगाना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ से कितनी मिट्टी काटनी है यानी कट, और कहाँ कितनी मिट्टी भरनी है यानी फिल। कल्पना कीजिए कि उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाके में एक नया हाईवे बन रहा है। वहां तो जमीन को काटना और भरना ही सबसे बड़ा काम होता है। और ये कट एंड फिल का हिसाब किसी भी प्रोजेक्ट के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, शायद सबसे बड़ा हिस्सा। हाँ, ट्रकों का खर्चा और लेबर। बिल्कुल। उसी पहाड़ी इलाके वाले उदाहरण को ही लें। अगर ये कैलकुलेशन थोड़ी सी भी गलत हो जाए तो सोचिए कितने अतिरिक्त ट्रकों की जरूरत पड़ेगी उस मिट्टी को वहां से हटाने या लाने के लिए। ईंधन का खर्च, लेबर का खर्च और समय की बर्बादी। प्रोजेक्ट का बजट रातों रात करोड़ों रुपए से ऊपर जा सकता है। सिविल 3D इंजीनियरों को साइट ग्रेडिंग आवश्यकताओं का एकदम सटीक आकलन करने की सुविधा देता है। यानी कोई अंदाजा नहीं, सीधा सटीक डेटा। बिल्कुल। जमीन की टोपोग्राफी को डिजिटल रूप में इतनी बारीकी से समझ पाना ये सुनिश्चित करता है कि निर्माण के दौरान ठेकेदारों को कोई अप्रत्याशित सरप्राइज न मिले। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब जमीन का हिसाब हो गया तो बारी आती है सड़क की। स्रोत में हाईवे और सड़क निर्माण के लिए कॉरिडोर मॉडलिंग का बहुत विस्तार से वर्णन है। कॉरिडोर मॉडलिंग हाईवे डिजाइन की जान है। हाँ, इसमें बताया गया है कि अलाइनमेंट, प्रोफाइल और असेंबली का इस्तेमाल करके बहुत ही जटिल रोड नेटवर्क डिजाइन किए जाते हैं। जब हम रोज सुबह अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं और ट्रैफिक एक स्मूथ मोड़ से बिना किसी झटके के गुजर जाता है, तो हमें एहसास नहीं होता कि उस एक मोड़ के पीछे कितनी कैलकुलेशन है। एग्जैक्टली। इन अलाइनमेंट्स और प्रोफाइल्स का कितना बड़ा रोल है। अलाइनमेंट सड़क की दिशा तय करता है, प्रोफाइल उसकी ऊंचाई और ढलान तय करता है, और असेंबली ये बताती है कि सड़क दिखने में कैसी होगी, यानी क्रॉस सेक्शन कैसा होगा। हाँ, यानी कहाँ फुटपाथ होगा, कहाँ डिवाइडर होगा और सड़क कितनी चौड़ी होगी। और इस कॉरिडोर मॉडलिंग का असर सिर्फ डिजाइन तक सीमित नहीं है, इसका व्यावहारिक प्रभाव बहुत व्यापक है। वो कैसे? इसके जरिए न केवल ऑटोमेटेड रोड क्रॉस सेक्शंस तैयार हो जाते हैं, बल्कि डिजाइन में जरूरत के हिसाब से लचीले बदलाव भी किए जा सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि सॉफ्टवेयर ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सड़क का डिजाइन सभी स्थानीय ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन मानकों का सख्ती से पालन करे। मानकों का मतलब जैसे मोड़ पर झुकाव? हाँ, जैसे हम सुपर एलिवेशन कहते हैं। मोड़ पर कितना झुकाव होना चाहिए ताकि तेज रफ्तार गाड़ियां सुरक्षित रहें और फिसले नहीं। ओह, ये तो बहुत जरूरी है सेफ्टी के लिए। बिल्कुल। इसके साथ ही इस 3D कॉरिडोर से सटीक वॉल्यूम कैलकुलेशन हो जाता है, यानी सड़क बनाने में डामर, कंक्रीट या बजरी का ठीक ठीक कितना मटेरियल लगेगा। तो फिर से वही बात, मटेरियल की बचत मतलब पैसों की बचत। बिल्कुल, इससे सामग्री की बहुत बड़ी बचत होती है। हाईवे और जमीन का हिसाब तो बिल्कुल सटीक बैठ गया, लेकिन एक चीज है जो रातों रात करोड़ों का नुकसान कर सकती है, और वो है बारिश का पानी, ड्रेनेज। हाँ, अक्सर देखा गया है कि कोई बहुत ही शानदार नया अंडरपास बनता है और पहली ही बारिश में वो स्विमिंग पूल बन जाता है। हाँ, ये शहरों की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए हमारे श्रुत में स्टॉर्म वाटर और ड्रेनेज नेटवर्क डिजाइन को लेकर जो बात कही गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी शहर को बाढ़ से बचाने और एक टिकाऊ विकास के लिए पानी का सही प्रबंधन सबसे जरूरी है। यहाँ कुछ तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे पाइप नेटवर्क्स, कल्वर्ट्स, कैच बेसिन्स और हाइड्रोलिक सिस्टम्स। जल प्रबंधन को अक्सर तब तक अनदेखा किया जाता है जब तक कि पानी हमारे घरों या सड़कों में न घुस जाए। बिल्कुल, जब तक बाढ़ ना आ जाए कोई ध्यान नहीं देता। जो कैच बेसिन होते हैं, यानी सड़क के किनारे बनी वो जालियां जहां से पानी अंदर जाता है, और जो हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि पानी पाइप के अंदर किस दबाव और गति से बहेगा, ये सब बहुत जटिल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। तो सिविल 3D इसमें कैसे मदद करता है?
आर्टिकल्स के मुताबिक सिविल 3D में इंटीग्रेटेड एनालिसिस टूल्स होते हैं जो इन सब चीजों का एक जिंदा मॉडल बना देते हैं। जिंदा मॉडल से आपका क्या मतलब है? मतलब जब कोई नया प्रोजेक्ट बनता है तो पिछले 50 साल की सबसे भारी बारिश का डेटा सॉफ्टवेयर में डालकर ये देखा जा सकता है कि पानी कहाँ जमा होगा और पाइप्स उसे संभाल पाएंगे या नहीं। कमाल है, यानी बनने से पहले ही टेस्ट कर लिया। बिल्कुल। इस तरह का सटीक मॉडल तैयार करने से बाढ़ का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा का मामला है। और इन सब जटिल डिजाइन्स को बनाने के साथ साथ एक और बड़ा काम होता है जो अक्सर पर्दे के पीछे रहता है, डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग। ओह, ये तो किसी भी इंजीनियर के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। हाँ, जब कोई सरकारी टेंडर पास कराना होता है या ठेकेदार को कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए देना होता है, तो सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर एक सुंदर 3D मॉडल दिखाना काफी नहीं होता। बिल्कुल नहीं, उन्हें कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स चाहिए होती हैं। हाँ, हजारों पन्नों की ड्राइंग्स। स्रोत बताता है कि सिविल 3D ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन के जरिए इस सिरदर्द को लगभग खत्म कर देता है। प्लान और प्रोफाइल शीट्स, क्रॉस सेक्शंस और एक चीज जिसका नाम है क्वांटिटी टेक ऑफ, ये सब सॉफ्टवेयर खुद जनरेट कर देता है। सही कहा। क्वांटिटी टेक ऑफ तो मूल रूप से पूरे प्रोजेक्ट की एक बहुत बड़ी ग्रोसरी या शॉपिंग लिस्ट की तरह ही है ना? हाँ, इसे एक बहुत ही डायनामिक शॉपिंग लिस्ट कह सकते हैं। और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो है समय की बचत। वो कैसे? क्योंकि ये सारा डॉक्यूमेंटेशन सीधे उस मूल 3D डिजाइन मॉडल से जुड़ा होता है। इसलिए अगर डिजाइन में कोई भी बदलाव किया जाता है, मान लीजिए आखिरी मिनट पर सुरक्षा कारणों से सड़क की चौड़ाई 1 मीटर बढ़ा दी गई, तो क्या सारी ड्राइंग्स फिर से बनानी पड़ेंगी? नहीं, यही तो जादू है। उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हर एक रिपोर्ट, हर एक शीट और क्वांटिटी टेक ऑफ की वो पूरी शॉपिंग लिस्ट अपने आप अपडेट हो जाती है। आपको डामर की नई मात्रा तुरंत पता चल जाएगी। वाह! पुराने तरीकों में एक छोटे से बदलाव के बाद पूरे डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करने में हफ्तों लग जाते थे। इस ऑटोमेशन से न सिर्फ मानवीय गलतियां कम होती हैं, बल्कि इंजीनियरों का बेशकीमती वक्त भी बचता है। तो इन सब बातों को अगर एक साथ रखा जाए तो एक बड़ा सवाल उठता है कि इसका असल मतलब क्या है। जब हम इस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को देखते हैं तो इसका किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की टीम पर क्या असर पड़ता है? यहीं पर BIM यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सामने आता है। हाँ, जो आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं वो स्पष्ट करते हैं कि सिविल 3D सिर्फ एक ड्राफ्टिंग टूल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से BIM वर्कफ्लो का हिस्सा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो BIM कोई सॉफ्टवेयर फीचर नहीं है, बल्कि ये काम करने का एक पूरा सहयोगात्मक तरीका है। सहयोगात्मक मतलब कोलैबोरेशन? बिल्कुल। किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सिर्फ एक तरह के इंजीनियर काम नहीं करते। हाँ, कई सारी टीम्स होती होंगी। वहाँ सिविल इंजीनियर होते हैं जो जमीन और सड़क देखते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं जो बिल्डिंग का डिजाइन बनाते हैं, और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं जो पिलर्स और स्टील का हिसाब रखते हैं। सिविल 3D के BIM इंटीग्रेशन के जरिए ये सभी लोग एक ही समन्वित डिजाइन मॉडल पर एक साथ काम कर सकते हैं। कोई भी बदलाव हर टीम को तुरंत दिखाई देता है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो स्रोत में बताया गया है वो है अर्ली कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्शन, यानी क्लैश का पहले ही पता चल जाना। क्लैश डिटेक्शन बहुत जरूरी है। इसे ऐसे सोचिए कि आर्किटेक्ट ने अपनी ड्राइंग में जहाँ एक बहुत ही सुंदर और मजबूत पिलर डिजाइन किया है, ठीक उसी जगह से सिविल इंजीनियर की मुख्य ड्रेनेज पाइप गुजरने वाली है। ये अक्सर होता है। पुराने जमाने में क्या होता था, कंस्ट्रक्शन साइट पर खुदाई होती थी, मजदूर काम कर रहे होते थे और अचानक पता चलता था कि पाइप और पिलर आपस में टकरा रहे हैं। फिर साइट पर काम रुकता था, लोगों में बहस होती थी और डिजाइन वापस ऑफिस जाता था। बिल्कुल। और उस साइट पर रुके हुए काम का हर एक घंटा लाखों रुपए का नुकसान करता है। लेकिन इस इंटीग्रेटेड BIM मॉडल के कारण ऐसी कमियों या क्लैश का पता निर्माण शुरू होने से बहुत पहले ऑफिस में ही कंप्यूटर स्क्रीन पर लग जाता है। पता है कि यहाँ दो चीजें आपस में टकरा रही हैं। इस शुरुआती कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्शन की वजह से रीवर्क यानी बने हुए काम को तोड़कर दोबारा करने की जरूरत लगभग खत्म हो जाती है। ये तो पैसे और समय दोनों की बहुत बड़ी बचत है। प्रोजेक्ट अपने तय समय और बजट के भीतर सफलतापूर्वक पूरा हो पाता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। हाँ, आर्टिकल्स में इसके इंडस्ट्री एप्लीकेशंस की एक लंबी लिस्ट है, चाहे वो किसी नए शहर का अर्बन लैंड डेवलपमेंट हो, बड़े म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों, रेलवे लाइन बिछाने का काम हो या फिर पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाने वाला कोई डिजाइन हो। ये हर जगह काम आता है। इसकी अनुकूलता इसे छोटे स्तर के जमीन विकास से लेकर बहुत बड़े और जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक हर जगह उपयोगी बनाती है। ये अनुकूलता ही इसे आज के तेजी से बदलते दौर का सबसे जरूरी टूल बनाती है।
आज जब हम तेजी से शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, शहरों में जगह कम है और आबादी ज्यादा, तो बुनियादी ढांचे की मांग और उसकी जटिलता भी उसी तेजी से बढ़ रही है। जमीन के नीचे भी बहुत कुछ चल रहा होता है। बिल्कुल, जमीन के नीचे मेट्रो भी है, पानी की लाइन भी है, बिजली की तारें भी हैं। ऐसे में पुराने तरीके बिल्कुल काम नहीं आ सकते। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ समेटें, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ऑटोडेस्क सिविल 3D किस तरह डायनामिक 3D मॉडलिंग, ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंटेशन, टेरेन एनालिसिस और BIM इंटीग्रेशन के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से बदल रहा है। एक तरह से ये पूरी इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर रहा है। हाँ, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये इस बात की क्रांति है कि हम अपनी दुनिया का निर्माण कैसे करते हैं। ये परियोजनाओं को सटीक, तेज और पूरी तरह से सहयोगात्मक बनाता है। और इसका व्यावहारिक महत्व समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। हमारे आसपास जो भी नई सुविधाएं बन रही हैं, चाहे वो चौड़ी होती सड़कें हों, नए फ्लाईओवर्स हों या स्मार्ट शहरों का ड्रेनेज सिस्टम हो, हमें ये समझना होगा कि ये अब सिर्फ ईंट, पत्थर और डामर का खेल नहीं रह गए हैं। ये डेटा का खेल है। हाँ, ये एक बेहद स्मार्ट और एक दूसरे से जुड़े हुए विशाल डेटा मॉडल का भौतिक रूप है। ये वो तकनीकी समाधान है जो हमारे शहरों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारा बुनियादी ढांचा आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों और मौसम के बदलावों को मजबूती से संभाल सके। ये सच में चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। मेरा मानना है कि अगली बार जब भी कोई नया अंडरपास या कोई घुमावदार फ्लाईओवर देखा जाएगा, तो निश्चित रूप से ये याद रहेगा कि इसके पीछे डेटा, लाखों लेजर पॉइंट्स की कैलकुलेशन और एक डायनामिक डिजिटल ब्लूप्रिंट का कितना बड़ा हाथ है। इस पूरी चर्चा से और आज के इन आर्टिकल से एक बहुत जरूरी सवाल भी उठता है। वो क्या? अगर हम इस बात पर गौर करें कि सिविल 3D जैसी तकनीक ने डिजाइन प्रक्रिया को आज ही कितना इंटेलिजेंट बना दिया है, जरा सोचिए, जब आज एक सॉफ्टवेयर इतना समझदार हो गया है कि सड़क का एक छोटा सा हिस्सा खिसकाने पर पूरे शहर का ड्रेनेज मॉडल और हजारों पन्नों का डॉक्यूमेंटेशन अपने आप अपडेट हो जाता है। हाँ, बिना किसी इंसान के कुछ किए। तो भविष्य में क्या होने वाला है? क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम सेंसर डेटा का इस्तेमाल करके शहर इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि वे अपनी बढ़ती आबादी, लाइव ट्रैफिक और मौसम के बदलते मिजाज के हिसाब से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन खुद ही तय करने लगेंगे? ये तो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया की तस्वीर है। क्या मानव इतिहास में विकास का अगला कदम सेल्फ डिजाइनिंग सिटीज का होगा, जहां हमारा बुनियादी ढांचा हमारी जरूरतों को हमसे पहले समझ लेगा और खुद को उसके अनुरूप ढाल लेगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर जरूर मंथन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, सेल्फ डिजाइनिंग सिटीज, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। शायद भविष्य में हमारे शहर सच में जिंदा होकर खुद अपनी मरम्मत और डिजाइन करने लगे। इस शानदार और गहरी चर्चा के लिए आज बस इतना ही।